गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने श्वसन के बारे में 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने सबसे बेसिक क्लास में पढ़ा कि श्वसन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। यानी कि श्वसन की हर वो बेसिक चीज़ों को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में कैसे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। सेकेंड लेक्चर प्लांट के लिए समर्पित था। थर्ड लेक्चर की बात करें तो थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि छोटे-छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, या आप कह सकते हैं अमीबा हो गया, अर्थवर्म हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थर्ड नंबर लेक्चर में कंप्लीट किया। फोर्थ लेक्चर हमारा जो शॉर्ट वीडियो था, उसमें हम केवल मछलियों में रेस्पिरेशन की क्रिया, यानी कि मछली किस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर, यानी जो भी हमने रेस्पिरेशन के 4 लेक्चर हमने पढ़ा है, आई होप कि आपने वो कंप्लीट देख लिया होगा। नहीं देखे मेरे बच्चे, तो आप जाकर सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखें। क्योंकि जब आप, मेरा मानना है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो पढ़ने का तरीका होता है कि आप उस सीक्वेंस में पढ़ें, ताकि आपका कंसेप्ट लो से हाई तक हो जाए। बात क्लियर है? आई होप कि आप हमारी भावना को समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? कि किसी भी चीज़ में अगर आपको पकड़ बनाना है, कंसेप्ट को मजबूत करना है, तो आपको मजबूत इरादे के साथ आपको हर बेसिक से बेसिक चीज़ों को एडवांस तक पढ़ना होगा, तभी आपका कंसेप्ट बेहतर होगा और एक सीक्वेंस में पढ़ना होगा। ठीक है? तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रेस्पिरेशन, यानी कि मानव में श्वसन किस प्रकार से होते हैं। तो हमारा हेडिंग है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव में श्वसन के कैसे, श्वसन की जो क्रियाएँ हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखो, आज का जो लेक्चर होगा हमारा, यानी कि आज का जो क्लास है हमारा, कंप्लीट रेस्पिरेटरी वे के बारे में होगा, यानी कि श्वसन मार्ग के बारे में। यानी हम पूरी तरीका से आज का जो क्लास करेंगे, वो पूरी तरीका से श्वसन मार्ग के बारे में। और जो इसके आने वाले जो अगला हमारा क्लास होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, कि मानव में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे शरीर में वायु किस-किस रास्ते से होकर गुजरता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, हेडिंग डाल लीजिए, अपने सुंदर-सुंदर हाथों से सुंदर-सुंदर राइटिंग के साथ नोट्स बनाएँगे। देखिए, यहाँ पर जो भी आपको हम पढ़ाएँगे, हर चीज़ को दिमाग में समझाएँगे, आपको फिगर के साथ बताएँगे और साथ ही साथ आपको पिक्चर भी हम दिखाएँगे कि कहाँ कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद होती है। सभी चीज़ों को तो जैसे-जैसे हम फिगर को ड्रा करेंगे, वैसे-वैसे आप ड्रा करते हुए, बनाते हुए चलिएगा। और ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ को लिख कर नहीं लाया है। हम यहाँ पर खुद आपको लिखकर हैंड रिटेन के साथ आपको पढ़ाएँगे। चल, तो आप सबसे पहले डालेंगे श्वसन मार्ग। अब ये श्वसन मार्ग का अर्थ क्या है? देखिए, श्वसन मार्ग का अर्थ है कि श्वसन के लिए हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ है? वायु में मौजूद है, वायुमंडल में मौजूद है। तो वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, तो वो किस-किस रास्ते से होकर गुजरता है? यानी जिस-जिस रास्ते से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, उसी को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। यानी कि जिस हमारे शरीर के अंदर, यानी जैसे ही हमारे शरीर के अंदर में जहाँ से प्रवेश करेगा और जहाँ तक जाएगा, जिस-जिस रास्ते से होकर गुजरेगा हवा, वायु या ऑक्सीजन, उसी को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि श्वसन, देखिए, एक होता है श्वसन मार्ग, एक होता है श्वसन अंग। श्वसन अंग अलग चीज़ है। श्वसन अंग की बात करें तो वो फेफड़ा है, वो आगे चल के हम आपको समझाएँगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं श्वसन मार्ग की, यानी कि किस-किस रास्ते से हवा गुजरेगी हमारे शरीर में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि श्वसन मार्ग में हम पढ़ते हैं नाक के बारे में। हम पढ़ेंगे नाक के बारे में, यानी कि सबसे पहले नाक से होकर ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन या वायु प्रवेश करेगा। तो नाक हो गया, या इसी नाक को हम कहते हैं नसा छिद्र। नसा छिद्र कह दीजिए, ठीक है।
नेयर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? नेयर भी कहते हैं। चलिए, नसा छिद्र हो गया। नसा छिद्र से वायु प्रवेश करता है हमारा फेरिंग्स में। सेकेंड नंबर में है फेरिंग। फेरिंग्स को हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम लोग कहते हैं ग्रसनी। यानी कि नाक से होकर ऑक्सीजन हमारे ग्रसनी में प्रवेश करता है, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। फेरिंग्स से होकर अब ये ऑक्सीजन पहुंचेगा लेरिंग्स में। लेरिंग्स को हम कहते हैं स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। या इसी को आप कह दीजिए वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स से होकर अब हमारा ऑक्सीजन पहुंचेगा ट्रैकिया में। फोर्थ नंबर में आपको ध्यान रखना है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं श्वास नली। श्वास नली कहते हैं। और ट्रैकिया से होकर अंततः ऑक्सीजन पहुंचता है हमारा फेफड़ा के पास। ऑक्सीजन पहुंचता है फेफड़ा के पास, यानी जिसे हम लंग्स कहते हैं। तो एक बेसिक चीज हमने बताया कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, यानी कि जिस रास्ते से होकर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जहां जहां जाएगा उस सभी रास्ते को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। तो सबसे पहले नाक से प्रवेश करेगा, नसा छिद्र हमारा श्वसन मार्ग है। उसके बाद फेरिंग्स यानी ग्रसनी है। उसके बाद ग्रसनी से होकर हवा जाता है हमारा स्वर यंत्र में, यानी वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। उसके बाद लैरिंग्स से होकर ट्रैकिया में ऑक्सीजन जाता है, जिसे हम श्वास नली कहते हैं, और फिर अंततः चला जाता है फेफड़ा में। अब इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए, या तो आपके ऑप्शन में ये चीज रहा गया, इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सजाने के लिए आ जाता है कि हमारे श्वसन मार्ग का क्रम कौन सा सही है। तो सबसे पहले नसा छिद्र, ग्रसनी, लेरिंग्स यानी स्वर यंत्र हो गया, उसके बाद हो गया आपका ट्रैके यानी श्वास नली, उसके बाद फेफड़ा हो गया। यहाँ से आगे चल के हम आपको समझाएंगे, धीरे धीरे अंत में हम आपको समझाएंगे कि ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकियोलिस क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है। ये सभी चीज को अगर आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे तो फिर ये श्वसन मार्ग का हर वो छोटा से छोटा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो चलिए, तो इसको सभी बच्चे अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे। सबसे पहला श्वसन मार्ग क्या है? नाक है। नाक से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगा? लेरिंग्स में यानी कि स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। बात क्लियर है? तो इस तरीका से हमारा श्वसन मार्ग है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें सबसे पहले पढ़ना होगा नाक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाक के बारे में। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप, नाक। हेडिंग डाल लीजिए नोज। देखिए, हम एक सुंदर सा प्यारा सा चित्र बना रहे हैं और उस चित्र के माध्यम से ही हम लोग समझेंगे। चलिए, आप समझ गए होंगे कि हम नोज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, इस वजह से हम इसे हटा दे रहे हैं। आइए,
चल देखिए, ये हमने एक छोटा-सा आपका साइड व्यू बनाया है। जैसे साइड व्यू कहने का अर्थ है कि जैसे हम किसी भी आदमी को देखें, जैसे हम खड़ा हैं, हम आपके सामने सामने खड़ा हैं, तो अगर हम ऐसे खड़ा हैं तो आपको हमारा केवल एक ही साइड दिखाई पड़ रहा है, दूसरे साइड आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे इस साइड को अगर आप देख पा रहे हैं, तो इस साइड का हमारा हर्ज है, जैसे कान है, कान आपको दिखाई पड़ रहा है, इधर से नाक आपको दिखाई दे रहा है, इधर से गाल दिखाई दे रहा है, इधर से एक आँख दिखाई दे रहा है, इधर से एक हाथ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साइड का कंप्लीट आपको हर चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो हमने एक मनुष्य का एक साइड व्यू बनाया। इस साइड व्यू को अगर ध्यान से देखें तो ये इसका नाक है, ये इसका नाक है। ये इसका नाक है, नोज है, ठीक है? अब इस नाक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से प्रवेश करता है? नाक से। तो नाक के आगे में आप देखेंगे कि नाक जो होता है, नाक का जो अगला हिस्सा होता है, मुख से ऊपर नाक का स्थिति क्या है कि मुख से ऊपर है और मुख के ऊपर में नाक स्थित है और इस नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं। नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक छिद्र बना दें, यहाँ पर हमने छिद्र बनाया। इस छिद्र को हम कहते हैं नेयर, यानी कि नसा छिद्र, नासा छिद्र। नाक का जो अगला हिस्सा है, नाक में जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं, जिसको नहीं दिखाई दे रहा उंगली डाल के देखो, उंगली डालो, क्या है वो? होल है। इस होल को यानी कि जो आगे वाला जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ता को हम कहते हैं नेयर, यानी कि नसा छिद्र कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? या इसी को हम लोग नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग नॉस्ट्रिल भी कह देते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो नसा छिद्र कितने होते हैं? संख्या में 2 होता है। अब ये नसा छिद्र पीछे जाकर नसा छिद्र पीछे जाकर नेज़ल कैविटी में खुलता है। देखो, कैविटी का अर्थ होता है खाली जगह, यानी गुहा। जब भी हम कैविटी की बात करें, जब भी हम अगर कैविटी की बात करते हैं, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है गुहा और गुहा का मतलब है खाली जगह, खाली जगह। जैसे बकल कवि बकल कैविटी, बकल कैविटी का अर्थ क्या होता है कि मुख्य गुहा, यानी मुख में खाली स्थान। जैसे ये मुख है, तो मुख में आ करेंगे तो यहाँ पर क्या है? खाली जगह है, उसी में भोजन डाल के हम लोग पीसते हैं, चबाते हैं। तो जहाँ कैविटी शब्द हम कहेंगे तो वहां समझ जाना है कि क्या है? गुहा, या इसी को हम कहते हैं वेसम भी कहते हैं। कैविटी को हम लोग वेसम भी कह देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वेसम का भी अर्थ क्या होता है? खाली जगह। तो नाक का जो अगला हिस्सा है, जिसे हमने कहा नॉस्ट्रिल्स, या हमने कहा नसा छिद्र, ये नसा छिद्र पीछे जाकर खुलता है नेज़ल चेंबर में। पीछे जाकर कहाँ खुलता है? नेज़ल कैविटी या नेज़ल चेंबर्स या नेज़ल आप स्पेस कह सकते हैं। यानी कि ये पीछे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। देखो, ये वाला अब इसको फिगर से भी हम दिखाएँगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं नेज़ल कैविटी। इसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का मतलब क्या हुआ?
नसा वेशम, ठीक है, नशा वेशम, या इसे नासिका वेशम कह दीजिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नासिका वेशम कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नासिका वेशम, यानी कि ये जो हमारा नाक था, नाक का जो होल है, ये होल जाकर पीछे में कहाँ खुला, नासिका वेशम में खुला। बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए, ये है नासिका वेशम। अब ये नासिका वेशम में यहाँ पर नासा छिद्र के जस्ट ऊपर, नासा छिद्र के, यानी जो यहाँ पर छिद्र है, हाथ लगाकर देखोगे तो यहाँ पर दो छिद्र है। हम साइड भी बता रहे हैं तो एक ही छिद्र आपको दिखेगा। तो इस नसा छिद्र के अगर ऊपर में ध्यान से देखें तो ऊपर में मौजूद होता है यहाँ पर ये वाले हिस्सा की बात की जा रही है, और इस वाले हिस्सा को हम यहाँ पर हेयर उपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होते हैं हेयर, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, इसी को हम लोग प्रघान भी कहते हैं, प्रघान कह दीजिए, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रकोष्ठ। हिंदी शब्द प्रकोष्ठ, या तो वेस्टिब्यूल कह दीजिए, इंग्लिश में वेस्टिब्यूल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रघ्राण, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। यानी कि इसी प्रघ्राण में मौजूद होता है छोटे छोटे बाल। यहाँ पर आपने देखा होगा कि नाक के अंदर में आपको बाल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बाल होता है। इस बाल का कार्य क्या होता है, अब इसका कार्य पढ़ते हैं। देखो, जब हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो डायरेक्ट ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है, पूरी तरीका से ऑक्सीजन में यानी कि वायु में मौजूद होता है धूलकण। वायु में क्या होता है, धूलकण मौजूद होते हैं। तो उस धूलकण को छानने का कार्य करता है ये वेस्टिब्यूल में जो उपस्थित है बाल। वेस्टिब्यूल में यहाँ पर जो बाल मौजूद है, इस यही बाल, यही यहाँ पर जो इस तरीका के छोटे छोटे बाल जो दिखाई पड़ते हैं, वही बाल हमारा कार्य करता है, कार्य करता है नेचुरल छननी का, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये छानने का। हवा को क्या करता है, हवा में जो उपस्थित है, हवा में उपस्थित उपस्थित धूल कण को छांटता है, धूल कण को छानने का कार्य करता है, यानी कि उसको अंदर जाने से रोकता है। तो यहाँ पर वेस्टिब्यूल में उपस्थित होते हैं छोटे छोटे हेयर, और इस हेयर का कार्य क्या होता है कि जो वायु में उपस्थित धूल कण है, उस धूल कण को अंदर जाने से रोकना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा धूलकण यहीं पर छन जाएगा, नहीं। जितने मोटे-मोटे जो धूलकण होते हैं, बड़े-बड़े जो धूलकण होते हैं, वो सभी बड़े-बड़े धूलकण जो है यहीं पर छन जाता है, और छन जाता है तो इसी को आप नाक में लगाकर छोटी-छोटी गोली बनाते रहते हैं। है या नहीं है? वैसा ही हरकत सब कोई करता है। चलिए, शर्माने वाली कौन-सी बात है? सब कोई करता है, ठीक है? चलिए। अब इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये नेज़ल नाक जो था, नॉस्ट्रिल जो था, ये कहाँ जाकर खुल रहा था? तो नेज़ल कैविटी में। तो नेज़ल कैविटी के पास क्या हम लिख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी के पास हम लिख सकते हैं कि नेज़ल कैविटी में क्या होता है? नसा छिद्र यहाँ आकर खुलता है, यहाँ आकर खुलता है। ठीक है? बात क्लियर है? चलिए।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों जो होल है, उस होल के बीच में आपको पार्टीशन दिखाई दे रहा होगा। पार्टीशन आपको दिखाई देते हैं, यानी बीच में आपको एक दीवार दिखाई देता होगा। आपने देखा है कभी? कभी आपने महसूस किया है? ऐसा तो नहीं होता है कि इधर से नाक डालें और इससे बाहर आ जाता है। यानी एक नाक से उँगली डालें और दूसरे नाक से बाहर आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों जो नाक के जो होल हैं, वो सेपरेट होते हैं, यानी एक दीवार के माध्यम से वो अलग-अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमने नाक का एक होल बनाया, तो एक होल नोस्ट्रिल्स है, तो दूसरे नाक में भी नोस्ट्रिल्स होगा, यानी नसा छिद्र होगा। वो भी पीछे जाकर क्या होगा? नासिका वेशम में खुलेगा, यानी कि नाक के 2 छिद्र हैं, तो दोनों छिद्र अलग-अलग नसा वेशम में जाकर खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही वेशम में जाकर खुलेगा, दोनों अलग-अलग नसा वेशम में, यानी कि एक नाक के लिए, इस नाक के लिए जैसे राइट हैंड है, तो राइट हैंड का जो नसा वेशम होगा, वो अलग होगा। लेफ्ट साइड का जो नाक होगा, उसका नसा वेशम अलग होगा। बात क्लियर है? चलिए, और उसमें भी वेस्टिब्यूल भी अलग-अलग होंगे। अब इन दोनों के बीच हमने कहा कि दोनों होल के बीच आपको एक दीवार दिखाई देता है, उस दीवार को हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम कहते हैं। चलिए, देखिए, यहाँ पर आपको दीवार दिखाई देता होगा। इस दीवार को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि इस दीवार को हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। सेप्टम का अर्थ होता है दीवार, सेप्टम का अर्थ होता है दीवार, यानी पट्टी। सेप्टम का अर्थ क्या होता है? पट्टी। तो इसे हम कहते हैं नेज़ल नेज़ल सेप्टम, जिसे हम कहते हैं नसा पट्टिका। नसा पट्टिका हम कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ कि नेजल सेप्टम से दोनों नाक अलग-अलग विभाजित होते हैं, यानी कि दो नाक के जो दोनों होल है, यानी कि नोस्ट्रिल के बीच में उपस्थित होता है सेपरेट करने के लिए नेजल सेप्टम, जिसे हम कहते हैं नसा पट्टिका। अब ये बना किसका होता है? ये बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज का अर्थ होता है उपास्थि। कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नेजल सेप्टम किसका बना होता है, तो ये नेजल सेप्टम बना होता है कार्टिलेज का, और कार्टिलेज का अर्थ होता है उपास्थि। कार्टिलेज का अर्थ होता है उपास्थि, यानी उपास्थि से ये बना होता है। इतनी बात क्लियर है? तो नाक का ये धीरे-धीरे स्ट्रक्चर है जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, हमने अभी क्या कहा? हमने कहा कि नाक है तो नाक का ये होल हो गया। नाक का ये क्या है? होल है। इसे हमने क्या नाम दिया? नॉस्ट्रिल नाम दिया। नॉस्ट्रिल नाम दिया, या इसी को नेयर भी कह दिए हमने, नेयर कह दिया, या इसी को हम लोग नासा छिद्र कह दिए। ठीक है? हवा इसी से प्रवेश किया, हवा इसी से प्रवेश करेगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब ये पीछे जाकर कहाँ खुल रहा है? तो ये देखिए, यही हमने बनाया है, लेकिन हमने वहाँ पर बड़ा करके दिखाया। इसी को हमने क्या कह दिया? नासिका वेशम हमने नाम दिया। नासिका वेशम हमने इसको नाम दिया, और नासिका वेशम का मतलब क्या है? नेज़ल चैम्बर कह दीजिए, या नेज़ल कैविटी कह दीजिए, या नेज़ल स्पेस कह दीजिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमने क्या लिया? हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण किया। हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण किया। ये ऑक्सीजन हमारे नाक के अंदर गया। नाक में ये ऑक्सीजन में, यानी ये वायु में बहुत सारे धूल कण मौजूद थे। धूल कण, बड़े-बड़े जो धूल कण थे, वो किसके माध्यम से छन गया? तो प्रग्रान, यानी कि वेस्टिब्यूल के माध्यम से छन गया। यानी वेस्टिब्यूल इसको क्या कर दिया? छान दिया। इसमें जो उपस्थित बाल थे, वो बाल क्या कर दिया? बड़े-बड़े धूल कणों को अंदर जाने से रोक दिया। अब ये सेपरेट किससे था? यानी कि 2 नाक के बीच में एक दीवार थी, उस दीवार को हमने क्या नाम दिया? नेज़ल सेप्टम नाम दिया। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है, तो अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर उपस्थित होता है ये वाली जो हिस्सा है,
इसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी रीजन। इसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन का अर्थ होता है घ्राण क्षेत्र। इसको हम कहते हैं घ्राण क्षेत्र। ये है घ्राण क्षेत्र और इसी को हमने कहा ओल्फैक्टरी ओल्फैक्टरी रीजन। अब जैसे ही हमने वायु को ग्रहण किया, वायु में मौजूद थे बहुत सारे धूलकण। धूलकण को छांट दिया कौन? तो जो वेस्टिब्यूल में उपस्थित था बाल, वो मोटे मोटे कणों को छान दिया। लेकिन अब जरा सोचें, होता क्या है कि वायुमंडल से जब हम वायुमंडल से वायु को ग्रहण करते हैं, तो वायु में हमें बहुत सारे ऐसे गंध का अनुभव होता है। कुछ सुगंधित गंध हमें मिलते हैं, तो कुछ दुर्गंध भी हमें मिलता है। जैसे कोई परफ्यूम, जैसे हमारे पास से कोई परफ्यूम लगाकर गुजर रहा है, तो परफ्यूम के जो कण हैं, वो किसमें मिल गए? वायुमंडल में मिल गए, वायु में मिल गया। अब उस वायु के माध्यम से हमारे नाक में प्रवेश किया, तो ये वायु जो है, ये वायु से होकर ये वायु पहुँचता है हमारा घ्राण क्षेत्र में, यानी कि ओल्फैक्टरी रीजन में। और इस ओल्फैक्टरी रीजन में मौजूद होते हैं ब्रेन के नर्व्स, यानी कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो नर्व्स होते हैं, यानी कि जो तंत्रिका होता है, वो तंत्रिका मौजूद होता है कहाँ पर? घ्राण क्षेत्र में। यही घ्राण क्षेत्र क्या करता है? तो इसका कार्य होता है सुगंध और दुर्गंध की पहचान करने का। सुगंध, सुगंध एवं दुर्गंध की पहचान। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप समझें। सुगंध, दुर्गंध की पहचान, की पहचान करने का कार्य होता है। यानी कि जब हम वायुमंडल में अगर खुशबू का या बदबू का कण मौजूद है, उसमें उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो जब हम सांस लेते हैं तो घ्राण क्षेत्र में जाता है। यानी कि इसी के पीछे, यानी कि जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अगर जस्ट पीछे देखेंगे तो उपस्थित होता है ओल्फैक्टरी रीजन। और ओल्फैक्टरी रीजन का ही कार्य होता है, यहाँ पर ब्रेन के बहुत सारे नर्व्स मौजूद होते हैं और ये नर्व्स सिग्नल देता है और बता देता है कि ये हवा में बदबू है या सुगंध है, ये सारी चीज़ों की पहचान तुरंत हो जाती है हमारी। बात क्लियर है? देखें, अब जैसे ही ये घ्राण क्षेत्र है, घ्राण क्षेत्र के अगर बगल में देखा जाए, घ्राण क्षेत्र के अगर बगल में हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी कोशिका मौजूद होती हैं, जिसे हम कहते हैं गोबलेट सेल, जिसे हम कहते हैं गोबलेट सेल। यहाँ पर मौजूद है गोबलेट सेल, या इसी में ध्यान रखेंगे कि इसी में मौजूद होता है, इसी में मौजूद होता है म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन ये बना होता है एपिथेलियम का, ये बना होता है एपिथेलियम का, एपिथेलियम टिश्यूज का, यानी एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हालांकि ये पूरा कॉलोमनर एपिथेलियम होता है, लेकिन आप सीधी सीधी समझिए कि ये एपिथेलियम है, कॉलोमनर एपिथेलियम है। कॉलोमनर एपिथेलियम में मौजूद होता है गॉबलेट सेल, और उसी गॉबलेट सेल के पास भी मौजूद होता है म्यूकस।
अब ये म्यूकस और गॉबलेट सेल से निकलता है म्यूकस नामक एक द्रव्य, म्यूकस नामक द्रव्य निकलता है, यानी कि इन दोनों से निकलते हैं म्यूकस द्रव्य। यहां से निकलता है म्यूकस द्रव्य निकलता है। ठीक है, अब ये म्यूकस द्रव्य का कार्य क्या होता है? म्यूकस द्रव्य एक चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है। म्यूकस द्रव्य एक चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, जिसे आप कहते हैं नेटा भी कह देते हैं। ठीक है, गांव घर में कह देते हैं कि ये नेटा है। ठीक है, गंदगी है। अब ये म्यूकस द्रव्य का कार्य क्या होता है? देखो, हमने वायु को जब ग्रहण किया था, तो वायु में उपस्थित क्या थे? धूल कण, बड़े बड़े कण मौजूद थे धूल के। तो छानने का कार्य कौन किया? प्राग्राण में जो उपस्थित बाल था वो छान दिया, मोटे मोटे जो कण थे वो छान दिया। लेकिन क्या पूरा पूरा छन पाया वायु? नहीं छन पाया। पूरा पूरा वायु नहीं छन पाया। जब पूरा पूरा वायु नहीं छन पाया, इसका मतलब है कि वायु में अभी भी बड़े बड़े गंदगी उपस्थित है। वायु में गंदगी उपस्थित है। अब ये गंदगी कहाँ पर गया? गंदगी वाली जो वायु है ये पहुंचता है कहाँ पर? तो एपिथेलियम टिश्यूज के पास, यानी कि गोबलेट सेल के पास पहुंचता है, जहां से निकलता है म्यूकस, जहां पर उपस्थित होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, या यहीं से निकालता है म्यूकस द्रव्य। अब इस म्यूकस द्रव्य का कार्य क्या होता है कि इसमें जो उपस्थित वायु था, हमने जो वायुमंडल से वायु ग्रहण किया था वो शुष्क था, यानी यहाँ पर जो उपस्थित थे ये शुष्क वायु था। शुष्क वायु कहने का मतलब है कि उसमें किसी भी प्रकार का नमी नहीं था। वो पूरी तरीका से क्या था? सूखा हवा था। जैसे ही ये पहुंचा एपिथेलियम के पास, तो यहाँ पर मौजूद है म्यूकस द्रव। म्यूकस द्रव में क्या होता है? गीला जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। गीला चिपचिपा पदार्थ ये क्या करता है कि जो हवा में उपस्थित जो गंदगी थे, उस गंदगी को ये अपने ऊपर चिपका लेता है। अपने ऊपर क्या करता है? चिपका लेता है। बात समझो ध्यान से। जैसे ये क्या है? ये है एपिथेलियम टिश्यू। इसी एपिथेलियम टिश्यूज में गॉबलेट सेल मौजूद है। यहाँ पर गॉबलेट सेल मौजूद है, और यहाँ पर मौजूद होता है सिलिया। यहाँ पर मौजूद होता है सिलिया। सिलिया जो होता है एक बाल जैसी संरचना होती है, बस इतनी समझो। और इसी सिलिया पर मौजूद होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, और यही म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है म्यूकस पदार्थ। अब जैसे ही ये म्यूकस पदार्थ से हवा गुजरी, हवा जैसे ही यहाँ से होकर गुजरी, तो हवा में उपस्थित जो कण थे, जो बड़े बड़े जो धूल कण थे, जो गंदगी था, वो गंदगी इसमें आकर चिपक गया। गंदगी आकर इसमें चिपक गया। गंदगी आकर इसमें चिपक गया, तो वायु क्या हो गए? साफ हो गए। वायु क्या हो गए? साफ हो गए। और साथ ही साथ वायु थोड़ी बहुत गर्म भी हो जाती है। वायु क्या हो जाती है? थोड़ी बहुत गर्म भी हो जाती है। और साथ ही साथ वायु में जो सूखा वायु था वो अब नमी युक्त हो गया, यानी कि यहाँ पर जो म्यूकस द्रव्य था वो वायु को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। साथ ही साथ क्या किया? जो गंदगी था उसको छांट दिया। तीसरा कार्य क्या किया? तो वायु को नमी युक्त बना दिया, यानी कि वो हल्का सा उसको क्या बना दिया? गीला बना दिया। क्या ये बात समझ में आया? हमने क्या कहा कि शुष्क वायु जैसे ही पहुंचा एपिथेलियम टिश्यूज के पास, तो यहाँ उपस्थित था म्यूकस मेम्ब्रेन या गोबलेट सेल, या आप कह सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू। म्यूकस द्रव्य से निकलता है एक चिपचिपा पदार्थ जिसे हम कहते हैं म्यूकस द्रव्य। अब ये म्यूकस द्रव्य का कार्य होता है कि वायु में जो उपस्थित है गंदगी थे, यानी जो धूल कण थे, उसको छांट लेना और वायु को गर्म कर देना, और साथ ही साथ वायु को थोड़ा सा नमी दे देना, यानी कि उसको गीला बना देना। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये इतनी बात क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, देख ये हमने क्या दिया? नोस्ट्रिल हमने कहा। ये क्या है? नेजल कैविटी है, हमने बताया नसावेशम है, यहीं पर मौजूद होता है। हमने क्या कहा? हमने कहा ऑल्फैक्टरी रीजन। ये देखो यहीं पर मौजूद है या नहीं है? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यही क्या है?
तो ऑल्फैक्टरी रीजन है, यहाँ पर आपको इस तरीका से येलो येलो आपको यहाँ पर नर्व दिखाई दे रहा होगा और यही क्या करता है, हमें सेंस करवा देता है कि बदबू है या सुगंध है। तो ऑल्फैक्टरी रीजन यहाँ पर हो गया। अब इसी ऑल्फैक्टरी रीजन के बगल में मौजूद होता है, ये देखो सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल या इसी को हम कहते हैं गॉबलेट सेल, इसी को कहते हैं गॉबलेट सेल। अब इस गॉबलेट सेल में देखो इस तरीका से ये संरचना है गॉबलेट सेल का। यहाँ पर मौजूद होता है सिलिया, ये क्या है, सिलिया है। यहाँ से निकलता है क्या, म्यूकस पदार्थ निकलता है, म्यूकस पदार्थ निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ से वायु गुजरा, जैसे ही वायु यहाँ से गुजरा तो म्यूकस नामक जो द्रव्य है इसमें क्या है, चिपचिपा पदार्थ है। अब ये हवा इसके ऊपर क्या होगा, चिपक जाएगा, यानी इसमें हवा में जो धूल कण मौजूद है वो आकर किसमें चिपक जाएगा, म्यूकस द्रव में चिपक जाएगा और हवा क्या हो जाएंगे, नमी युक्त हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको समझाया अब तक। क्या अब तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है? आई होप कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। ठीक, चल, अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि जो नेजल कैविटी है वो एक टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर कोई स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में उपस्थित होता है। नाक के अंदर जो संरचना है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक, चल, ये वाली जो रीजन थी, यही वाली रीजन हमने क्या बताया, यही वाली जो रीजन है इसको हमने कहा एपिथेलियम टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज। चल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एपिथेलियम टिश्यू से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां पर यहां की बात की जा रही है। अभी हम घूम रहे हैं किस में, नेजल चेम्बर में घूम रहे हैं। अभी नेजल कैविटी से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी हम लोग नेजल चेम्बर की ही बात कर रहे हैं। देखिए, नेजल चेम्बर में जैसे ही एपिथेलियम के पास में आएंगे तो एपिथेलियम के पास बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली केशिकाएं पाई जाती है, ब्लड कैपिलरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। अब इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्लड उपस्थित होता है। इसी वजह से जब आपको नाक पर हल्की सी भी चोट लग जाती है तो तुरंत ब्लड आ जाता है। कहाँ से, क्योंकि नाक के जो कोशिका है, नाक के जो टिश्यूज है, एपिथेलियम जो टिश्यूज है, यानी कि नेजल कैविटी की जो दीवारें हैं, उस दीवार में मौजूद है छोटी छोटी केशिका, यानी कि रक्त केशिका मौजूद है और इसी रक्त केशिकाओं में क्या होते हैं, ब्लड उपस्थित होते हैं। ठीक, अब ये नेजल चेम्बर जो है, अब ये नेजल चेम्बर की अगर हम बात करें तो आगे चल के ये नेजल चेम्बर आगे चल के यहाँ पर इसे हम कहते हैं फेयरिंग्स, इसे कहते हैं फेयरिंग्स। फेयरिंग्स जिसे हमने नाम दिया था ग्रसनी, जिसे हमने नाम दिया था ग्रसनी।
अब यहाँ से हवा जो है, वायु प्रवेश किया था, वायु प्रवेश किया था। ये क्या है? वायु है। वायु आकर मिलता है कहाँ पर? यानी कि ये आकर मिल जाते हैं फेरिंग्स के पास। यानी कि जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी आकर खुलता है फेरिंग्स के पास। नेजल कैविटी आकर खुलता है फेरिंग्स के पास। और यहाँ पर मौजूद था बकल कैविटी। ये है बकल कैविटी। बकल कैविटी। तो नेजल कैविटी और बकल कैविटी, इन दोनों का एक कॉमन मार्ग होता है। नेजल कैविटी और बकल कैविटी का एक कॉमन मार्ग होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। यानी कि नेजल कैविटी यानी कि जो नासिका वेशम है, और बकल कैविटी यानी कि मुख्य गुहा, ये दोनों आकर मिल जाते हैं ग्रसनी के पास। ये दोनों आकर मिलते हैं कहाँ पर? ग्रसनी के पास। तो हम कह सकते हैं कि नेजल कैविटी और बकल कैविटी का जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे फेयरिंग्स के पास है। कहाँ पर है? फेयरिंग्स के पास है। यानी कि दोनों मुख्य गुहा और नसा गुहा, ये दोनों आकर कहाँ पर मिल जाते हैं? फेयरिंग्स के पास। तो फेयरिंग्स जो होता है वो दोनों का एक कॉमन पास होता है। ग्रसनी जो होता है, नेजल कैविटी और बकल कैविटी का एक कॉमन पास होता है। इतनी बातें क्लियर है? क्या ये इतनी बातें क्लियर है? हमने अब तक क्या कहा कि जो नेजल कैविटी है और बकल कैविटी, ये दोनों एक ही जगह आकर मिलते हैं जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। इस वजह से जब आप नाक से इधर आते हैं, ठीक है, जब नाक को अंदर की ओर, जैसे आपको नाक में नेट आ रहा है तो कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो आ जाता है गले के पास और मुख से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन पास है। यहाँ पर क्या है? कॉमन पास है। ठीक है, चल। अब ये फेरिंग्स जो है आगे जाकर, फेरिंग्स आगे जाकर यहाँ पर मौजूद, ये फेरिंग्स आगे जाकर दो हिस्सा में बढ़ जाता है। फेरिंग्स आगे जाकर दो हिस्सा में बढ़ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। चल, इसको हमने नाम दिया मुख्य गुहा। मुख्य गुहा, इसे नाम हमने दिया नासिका वेशम। ये दोनों आकर कहाँ खुले? तो आप कहेंगे फेरिंग्स के पास। इसे हमने क्या नाम दिया? फेरिंग्स नाम दिया। फेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी के पास ये दोनों आकर मिल गया। अब ये फेरिंग से अगर हम नीचे जाएं, फेरिंग्स से अगर हम नीचे की ओर बढ़ें तो ये रहा। ये कहलाता है थ्रोट रीजन, यानी कंठ द्वार।
इसे हम कहते हैं थ्रोट रीजन। थ्रोट रीजन, थ्रोट रीजन के पास आकर ये फेरिंग्स, थ्रोट रीजन के पास आकर फेरिंग्स, अभी भी ये फेरिंग्स ही है, ध्यान रखेंगे कि अभी भी ये फेरिंग्स ही है। अभी भी ये फेरिंग्स ही है। फेरिंग्स थ्रोट रीजन के पास आकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अब यहां से अगर दो हिस्सा हम बना ले तो एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा ये रहा, दो हिस्सा हमने बनाया। यानी कि फेरिंग्स थ्रोट रीजन के पास आकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे ये फेरिंग्स है, जैसे ये फेरिंग्स है, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, हमने ये समझाया कि दो हिस्सा में ये बट गया। दो हिस्सा में बंटकर ये दो भाग बने, तो एक भाग कहलाए पीछे वाला जो हिस्सा है, देखो पीछे वाले हिस्सा अगर ये है, ठीक है, ये आगे का हिस्सा और इसके ये कलम पीछे का हिस्सा, पीछे के हिस्सा हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन पीछे के हिस्सा हमने दिखाने के लिए हमने साइड में बना दिया कि ये वाले हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं फूड पाइप, इसे हम कहते हैं फूड पाइप कहते हैं, और इसे हम कहते हैं विंड पाइप, इसे हम कहते हैं विंड पाइप। बात क्लियर है? इसे हमने कहा फूड पाइप और इसे हमने कहा विंड पाइप। यानी फेरिंग्स जो है थ्रोट रीजन के पास आकर दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा बना फूड पाइप और एक हिस्सा बना हमारा विंड पाइप। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। चले, यहां पर मौजूद होता है ये वाला जो चीज है, इसको हम कहते हैं ग्लोटिक्स, इसे हम कहते हैं ग्लोटिस, इसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस का अर्थ होता है कंठ द्वार, कंठ द्वार हम इसे कहते हैं। ग्लोटिस को हम क्या कहते हैं? कंठ द्वार के नाम से जानते हैं। और इसी ग्लोटिस के ऊपर, इसी ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक फ्लैप लाइक, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, चल एक मिनट वेट कीजिएगा। चल आइए, हाँ तो हम लोग कह रहे, हमने कहा कि जो हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स आकर थ्रोट रीजन में दो हिस्सों में बट जाता है, एक हिस्सा कहलाता है फूड पाइप और एक हिस्सा कहलाता है विंड पाइप। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फेरिंग्स था, फेरिंग्स क्या था? दो चीजों का एक कॉमन रास्ता था। कॉमन रास्ता किसका किसका था? तो एक था कि हमारा मुख्य गुहा, मुख्य गुहा यहीं पर आकर मिल रहा था, और साथ ही साथ जो हमारा नासिका वेशम था, नासिका वेशम, ये भी कहाँ आकर मिल रहे थे? तो ग्रसनी के पास, फेरिंग्स के पास। तो दोनों आकर फेरिंग्स के पास मिल रहे थे, तो ये एक कॉमन रास्ता बन गया दोनों के लिए। लेकिन अब जरा सोचो कि जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाने के साथ साथ सांस भी ले रहे हैं, खाना खाने के साथ साथ सांस भी ले रहे हैं। अगर एक ही साथ रहा, एक ही नली रहा, तो फिर श्वास वाली नली में क्या हो जाएगी? रास भोजन चला जाएगा, तो दिक्कत होगा। इस वजह से ये दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में क्या बट गया कि भोजन का अलग रास्ता है और हवा के लिए अलग रास्ता है, दो रास्ता बट गया। जैसे हमने कहा फूड पाइप और एक को कहा हमने विंड पाइप। अब ये विंड पाइप का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, विंड पाइप का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा और फेरिंग्स का हमने कहा दिया निचली हिस्सा, फेरिंग्स का ये निचला हिस्सा
और फूड पाइप का सबसे ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर सबसे ऊपरी हिस्सा पर मौजूद होता है ग्लोटिस। क्या मौजूद होता है? ग्लोटिस, जिसे हम कहते हैं कंठ द्वार, जिसे हम कहते हैं कंठ द्वार। अब इसी कंठ द्वार के पास मौजूद होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर छोड़ो, समझो बस सीधी, एक ढक्कन मौजूद होता है। ढक्कन का कार्य क्या होता है? होल को बंद करना। ढक्कन का कार्य क्या होता है? होल को बंद करना। तो ये एक ढक्कन है। ये क्या है? एक ढक्कन है और ये इसका नाम क्या है? एपिग्लोटिक्स नाम है। एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? अगर इसकी कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य होता है कि भोजन को वायु मार्ग में जाने से रोकना। वायु मार्ग में जाने से रोकना, जाने से रोकना इसका कार्य होता है। कैसे? देखो, जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? सांस भी ले रहे हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जा रहा है, हमारे अंदर वायु भी जा रहा है। तो एक ही साथ तो दो काम हो रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और साथ ही साथ वायु भी जा रहा है। तो खाना को जब हम निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि ये खाना विंड पाइप में चला जाए, ऐसा ना हो कि ये खाना विंड पाइप में यहाँ चला जाए। समझो और भी बेहतर ढंग से। देखो, यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमने बना दिया भोजन, इसको हमने कह दिया फूड, इसको हमने कह दिया फूड, ठीक है। और यहीं पर हम बना देते हैं, यहीं पर हम बना देते हैं वायु को। ये क्या है? वायु है, ये है वायु। तो फूड भी आ रहा है, वायु भी आ रहा है। अब ऐसा गलती से अगर हो गया कि ये खाना चला गया विंड पाइप में, तो आप कहते हैं कि सड़क गया, कोई याद कर रहा। ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई याद कर रहा है। इतने आप महत्वपूर्ण आदमी तो है नहीं। आप सोचेंगे कि सर हमारी गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी। अरे नालायक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें क्यों याद करेगी? वो तो अपने लोगों को रखी हुई है, ठीक है। तो समझना कि ये वायु, ये जो फेरिंग्स है, ये जो ग्रसनी है, ग्रसनी में भोजन भी आ रहा है और वायु भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो इस भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकने के लिए मौजूद होता है एपिग्लोटिस, ताकि भोजन विंड पाइप में प्रवेश ना कर पाए। जैसे ही भोजन को हम निगलते हैं तो भोजन पहुंच जाता है, भोजन इसमें फूड पाइप में पहुंच गया और हमारा श्वास जो है, यानी वायु जो है, वायु पहुंच गया विंड पाइप में, वायु पहुंच गया विंड पाइप में। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं कि आपने समझ गया होगा। अब इसी एपिग्लोटिस के अगर नीचे, यहाँ अगर इतनी बात समझे तो एक और भी हम स्लाइड ले लेते हैं, एक और हम स्लाइड ले लेते हैं। अब इस स्लाइड में हमने क्या बनाया? अब हम बना देते हैं केवल फूड पाइप, केवल विंड पाइप, केवल विंड पाइप की हम चर्चा करते हैं। ये रहा विंड पाइप। अब हमने कहा कि इस विंड पाइप के पास मौजूद क्या है? मौजूद क्या है? आप कहेंगे कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है।
ये ढक्कन है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नाम दिया। और इसी एपिग्लोटिस के नीचे में मौजूद होता है ग्लोटिस। इसी के नीचे में मौजूद होता है ग्लोटिस मौजूद होता है। इसको हमने नाम दिया ग्लोटिस, यानी कंठ द्वार। यानी जो फेरिंग्स था, फेरिंग्स दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा फूड पाइप और एक हिस्सा हमारा विंड पाइप। विंड पाइप का जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी कंठ द्वार, यानी ग्लोटिस कहते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, भोजन को विंड पाइप में जाने से रोक देता है। अब यहाँ पर मौजूद होता है लेरिंग्स। इसी ग्लोटिस के नीचे मौजूद होता है लेरिंग्स। थोड़ा सा बड़ा हम इसको बना देते हैं। इसको हम कहते हैं लेरिंग्स, यानी कि स्वर यंत्र कहते हैं, या इसी को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। स्वर यंत्र कह दीजिए, लेरिंग्स कह दीजिए, या वॉइस बॉक्स कह दीजिए। यानी ग्लोटिक्स के नीचे मौजूद होता है स्वर यंत्र। अब इसी स्वर यंत्र में मौजूद होता है हमारा वोकल कोड। यहीं पर मौजूद होता है वोकल कोड मौजूद होता है। अब वोकल कोड कैसा होता है ये देखें। आपने जब पढ़ा होगा स्टोमाटा, तो क्या आपको स्टोमाटा की तरह दिख रहा है ये? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें तो दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं वोकल कोड। इसे हम नाम देते हैं वोकल कोड। वोकल कोड को ही हम लोग कहते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। हालांकि लेरिंग्स के पास ही, लेरिंग्स के एरिया में भी मौजूद होता है वॉइस। क्यों अब इसे हम वॉइस वॉइस बॉक्स क्यों कह रहे हैं? लेरिंग्स को हमने वॉइस बॉक्स क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से उत्पन्न होता है क्या, आवाज उत्पन्न होता है। इस वजह से हमने इसे कहा कि लेरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स है। और वॉइस बॉक्स में मौजूद होता है, यानी कि आवाज उत्पन्न होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ मौजूद होता है वोकल कोड, जहां से आवाज निकलती है। अब होता क्या है, आवाज कैसे निकलती है देखिए। ऊपर से हवा प्रवेश किया, ऊपर से हवा अंदर आया। जैसे ही अंदर आया तो इस वोकल कॉर्ड से होकर हवा जब गुजरती है, वोकल कॉर्ड के अंदर जब झांकेंगे तो वोकल कॉर्ड के अंदर से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करने लगता है।
क्या होने लगता है, इसमें कंपन होने लग जाता है। और कंपन होने पर आपको पता है 9th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं कि जब किसी भी चीज़ में कंपन होता है तो वहाँ से साउंड व उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये तेज़ी से वोकल कॉर्ड में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है और कंपन होने के कारण से यहाँ क्या होने लगते हैं, आवाज़ यानी साउंड प्रोड्यूस होने लगते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर स्वर यंत्र होता है। हालाँकि इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल इसी की नहीं, जीभ का भी सहायता होता है, दाँत का भी सहायता होता है। इन सभी चीज़ों की सहायता से ही आवाज़ में थोड़ा-सा क्या होता है, मॉडिफ़िकेशन होता है। ऐसे नहीं कि हम जो बोल रहे हैं, ये एक कंपन की तरह होता है। चलिए, अब ये हवा प्रवेश किया कहाँ पर? अंदर की ओर। हवा प्रवेश किया कहाँ पर? तो आप कहेंगे अंदर की ओर। तो क्या ये इतनी बातें समझ में आ गए आपको? क्या ये इतनी बातें आपको समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है? चलिए, अब इसके ऊपर, अब यहीं पर इसको यानी कि इसके नीचे वोकल कॉर्ड यानी लैरिंक्स के नीचे मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। यहाँ पर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। इसी विंड पाइप के ये वाली जो क्षेत्र है, आइए, ये वाली जो क्षेत्र है, यहाँ से अब ये कहलाएगा ट्रैकिया। अब इसका नाम पड़ गया ट्रैकिया। और ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं श्वास नली। श्वास नली कहते हैं। चल, देखिए, जब इस ट्रैकिया को आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रैकिया में हमें सी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है। सी टाइप का हमें स्ट्रक्चर जैसा दिखाई पड़ता है। इसको हम अर्धवलय कहते हैं। इसे हम अर्धवलय कहते हैं। अच्छा, इसे हमने नाम दिया, यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसे हमने सी शेप, सी शेप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ रहा है जिसे हम कहते हैं अर्धवलय या अपूर्ण वलय भी कहते हैं। सी शेप का है, इसे हम अपूर्ण वलय कह देते हैं, अपूर्ण वलय कह दीजिए, या इसे आप अर्धवलय कह दीजिए, अर्ध वलय कह दीजिए। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कौन-सी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अगर कभी भी पूछा जाए कि ये ट्रैकिया किसका बना होता है, तो ट्रैकिया मांसपेशियों का बना होता है। ट्रैकिया ध्यान रखिएगा कि ये ट्रैकिया जो है मांसपेशी का बना है। मांसपेशी का बना होता है। आइए देखिए, अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया कुछ हमें इस तरीका से दिखाई पड़ेंगे। चल, अब थोड़ा-सा समझिए, ट्रैकिया के बारे में आएँगे लेकिन यहाँ पर समझिए, हमने क्या कहा था कि फेरिंक्स के पास क्या होता है? एक कॉमन कॉमन होता है जो बकल कैविटी के लिए और नेज़ल कैविटी के लिए दोनों एक क्या होता है? कॉमन पासेज होता है। अब ये फेरिंक्स कहाँ पर आकर मिलता है? तो आप कहेंगे लेरिंक्स। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि ये थ्रोट रीजन है। ये कौन-सा रीजन है? थ्रोट रीजन है।
थ्रोट रीजन के पास क्या होता है, सबसे ऊपर में एक स्ट्रक्चर इस तरीका से पाया जाता है। यहाँ पर देखो, इस तरीका क्या हमें कुछ स्ट्रक्चर सा दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। और इसी एपिग्लोटिस के नीचे में होता है हमारा ग्लोटिस मौजूद होता है। ये क्या है? ग्लोटिस मौजूद होता है। अब इसी ग्लोटिस के नीचे हमारा क्या होता है? लेरिंग्स मौजूद होता है। इसी ग्लोटिस के नीचे मौजूद होता है लेरिंग्स। क्या ये बात क्लियर है? फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के नीचे हमारा ग्लोटिस हो गया, और ग्लोटिस के नीचे मौजूद होता है लेरिंग्स। अब इस लेरिंग्स के अगर आगे बढ़ जाए, तो लेरिंग्स के आगे ये देखिए, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीका से कुछ पाइप दिखाई दे रहा होगा। इस तरीका से कुछ पाइप दिख रहे होंगे, और इस पाइप में आप देखो कि इस तरीका से आपको वलय की तरह, आधी वलय की तरह आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ आ जाओ, यही है थ्रोट रीजन। ये क्या है? थ्रोट रीजन। आ जाओ, यहां पर देखो, यहां पर क्या आपको सी के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर सी के जैसा कुछ छल्ला दिखाई पड़ रहा है इस तरीका से? इस तरीका से आप कहेंगे जी सर, हमें तो दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? अनकंप्लीट है, यानी इनकम्प्लीटेड ये शेप है, क्योंकि पूरी तरीका से ये रिंग की तरह नहीं है, वलय की तरह नहीं है, आधी वलय की तरह है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे में मौजूद है फूड पाइप। इसके पीछे में क्या मौजूद है? फूड पाइप मौजूद है। अगर ये पूरा रहा, अच्छा ये इसके रीजन भी है कि फूड पाइप ये पूरा कंप्लीट क्यों है? क्योंकि इसके पीछे में फूड पाइप है। फूड पाइप अगर पीछे मौजूद है, तो होगा क्या कि अगर वो उसे सिकुड़ गया, तो उसे फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर ये पूरा रिंग हुआ, तो फैलने के लिए इसको जगह मिल नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ये आधी स्ट्रक्चर में रहते हैं। ये देखो, ये पूरी तरीका से क्या है? ट्रैकिया है। ये देखो, ये क्या है? ट्रैकिया है। और इस ट्रैकिया में आप देख पा रहे हो कि ये वाली जो इस तरीका से आपको दिखाई दे रहे हैं, यही हमने कहा कि ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सी टाइप का रिंग मौजूद होता है। सी टाइप का रिंग मौजूद होता है। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो आप कहेंगे कि जो थोरैसिक रीजन होता है, थोरैसिक कैविटी के पास ये ट्रैकिया मौजूद होता है। कभी भी अगर पूछा जाए कि ट्रैकिया कहाँ मौजूद होते हैं, तो थोरैसिक थोरैसिक कैविटी में। इंग्लिश के स्पेलिंग में थोड़ा-सा गलती हो सकता है, या बहुत गलती हो सकता है, इंग्लिश हमें उतने नहीं आते हैं। सीधी-सी बात, आप हमारी भावना को समझिएगा। थोरैसिक कैविटी का मतलब होता है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा, यानी कि ये ट्रैकिया जो है कहाँ पर मिलते हैं? ट्रैकिया कहाँ पर मौजूद है? वक्ष गुहा में। बात क्लियर है? चलिए, अब आते हैं अपनी स्ट्रक्चर पर। हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आइए। तो ये सी शेप का अपूर्ण वलय होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो आंतरिक सुरक्षा देना कार्य होता है। आंतरिक सुरक्षा देना कार्य होता है। अब इसके थोड़े से और भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम ट्रैकिया की बात करें, अगर हम ट्रैकिया की बात करें, तो इस ट्रैकिया में भी मौजूद होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज। यहाँ पर मौजूद होता है एपिथेलियम टिश्यूज मौजूद होता है, और यहाँ पर सिलिया मौजूद होता है। और इसके दीवारों में मौजूद होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या मौजूद होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। यहां बना देते हैं। अच्छा, इसके दीवारों पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? म्यूकस द्रव्य का स्रावन करना। अब जरा सोचिए कि हवा एक वोकल कॉर्ड से होते हुए पहुंची कहां पर? तो आप कहेंगे ट्रैकिया में पहुंचा।
अब इस ट्रैकिया में मौजूद है एपिथेलियम टिश्यूज, और एपिथेलियम टिश्यूज के जो दीवार है उस दीवार पर मौजूद है म्यूकोस मेम्ब्रेन। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन में से निकलते हैं म्यूकस द्रव। अब हवा जैसे ही इसके अंदर आया तो ये म्यूकस द्रव्य से होकर गुजरेगा। तो अब होता क्या है समझे, जो हमने वायु ग्रहण किया था तो पहली बार वायु को प्यूरिफाई करने का कार्य किया, नाक में जो यानी वेस्टिब्यूल में जो बाल उपस्थित थे वो छांटने का कार्य किया, यानी हवा को शुद्ध वहाँ हवा में जो उपस्थित मोटे-मोटे जो बड़े-बड़े जो धूल कण थे उसको छांटने का कार्य किया। उसके बाद जैसे ही नेज़ल कैविटी में गया तो म्यूकस द्रव्य वहाँ भी स्रावित हो रहा था। तो म्यूकस द्रव्य वहाँ भी कुछ धूल कण को छाँटा। अब ये कहाँ पर पहुँचा? तो अब पहुँचा ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में भी यहाँ पर धूल कण छाँटे जाते हैं। धूल कण यहाँ भी क्या होंगे? छँटेंगे। धूल कण यहाँ भी क्या होगा? छँटेंगे। और इसी के पीछे मौजूद क्या है? इसी के पीछे मौजूद है हमारा फूड पाइप। इस वजह से जब हम लोग क्या करते हैं, जब धूल कण वाली चीज़ों को या काम करते हैं, तो अंदर से जब हम लोग खखारते हैं, ठीक है? तो अंदर खखारने पर क्या होता है कि ये क्या होता है, या तो मुख के रास्ते बाहर निकल जाता है, या तो यहाँ से चला जाता है फूड पाइप में। फेरिंग्स के पास क्या है? कॉमन पासेज है, तो फेरिंग्स में पहुँच कर ये चला जाता है फूड पाइप में, और फूड पाइप में जाकर फिर ये डस्ट कहाँ होते हैं? पोटी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। पोटी के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं। तो इतनी बातें आपको क्या क्लियर हो गए? हमने जो बातें आपको समझाया कि ट्रैकिया में भी क्या होते हैं, वायु का वायु पूरी तरीक़ा से क्या होते हैं? छनते हैं। चल, अब ये ट्रैकिया, अब ये ट्रैकिया जो है 2 भागों में पुनः बटेगा। 2 भागों में पुनः बटेगा। आप समझ रहे होंगे कि ये हम क्या बना रहे हैं? ये है हमारा फेफड़ा।
आइए देखिए, ये क्या था? ट्रैकिया। ट्रैकिया थोरैसिक रीजन में आकर, वक्ष गुहा में आकर दो हिस्सों में बट जाते हैं। दो हिस्सा में बटा एक हिस्सा, ये दोनों हिस्सा को हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहते हैं। ये भी क्या है? ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई से हमने कहा, यानी कि ट्रैकिया दो हिस्सों में बटा, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो है आगे चल के अन्य छोटे छोटे तना जैसे स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रांचेज में, यानी कि छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस, यानी कि ये छोटे छोटे जो आपको ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। ट्रैकिया दो हिस्सों में बटा, एक ये ब्रोंकाई कहलाया, यानी ब्रोंकाई नंबर 1 और ये ब्रोंकाई नंबर 2 कहलाया। ठीक है, ये 1 है ब्रोंकाई और ये है 2। अब ये दोनों ब्रोंकाई जो है फेफड़ा के अंदर, यानी फेफड़ा में जाकर अन्य हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी और भी हिस्सों में ये विभाजित होते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस कहते हैं। ये छोटे छोटे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। अब इसी ब्रोंकियोलिस में इस तरीका से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इस तरीका से हमें स्ट्रक्चर जैसा दिखाई पड़ता है। जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। यानी कि यहां से ब्रोंकाई जैसे ही आया, ब्रोंकाई दो हिस्सों में बटा, दो हिस्सों में बटा तो एक ही, पहला हिस्सा ब्रोंकाई 1 और दूसरा हिस्सा ब्रोंकाई 2, यानी कि दो फेफड़ों में ये बट गया। ठीक है, अब ये फेफड़ा के अंदर और भी ब्रांचेज में बटे, जिसको हमने कहा ब्रोंकियोलिस कहा। अब ये ब्रोंकियोलिस के जो सबसे अंतिम है, ठीक है, जहां पर हमें अंगूर की तरह गुच्छा दिखाई दे रहा है, इस गुच्छे को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। इसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और यहीं पर एल्वियोलाई के पास आकर, इस एल्वियोलाई के पास आकर गैसों का गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कहने का अर्थ क्या है? कि गैसों का आदान प्रदान होता है। हमने वायुमंडल से क्या लिया था? गैस लिया था। तो यहां पर गैस आया, एक हिस्सा इधर गया, कुछ हिस्सा इधर गया, इधर आकर सभी एल्वियोली के पास पहुंचा गैसें, और गैस यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन यहां पर छटे, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस रास्ते से वापस चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस रास्ते से बाहर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? हमने आपको ये पूरा का पूरा, अच्छा, एल्वियोलाई का मतलब होता है वायु कोश, हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं? वायु कोश भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे वायु कोश ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे।
वायु कोश कहते हैं हिंदी में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए, अब ये अगर आपको धीरे-धीरे समझ में हर चीज़ आ गई होगी, तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। आइए, फटाफट रिवीजन करते हैं। चलिए, हमने वायुमंडल से ग्रहण किया गैस को। गैस किधर से प्रवेश किया? नासा छिद्र से, जिसे हमने कहा नॉस्ट्रिल्स या नेयर हमने कहा। नॉस्ट्रिल आगे जाकर पीछे में कहाँ खुलता है? तो आप कहेंगे नेज़ल कैविटी में खुलता है। तो ये पूरा का पूरा जो येलो वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। अब इस नेज़ल कैविटी हमने इसको कहा। अब इस ने जो हमारा नेज़ल जो नॉस्ट्रिल था जो हमारा नॉस्ट्रिल था, नॉस्ट्रिल के पीछे में यानी कि नॉस्ट्रिल के पीछे में हमारा एक छोटा-सा स्थान पाया जाता है जहाँ पर बाल उपस्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। यानी कि वेस्टिब्यूल वाले हिस्सा में आप नाक में उँगली लगाकर देखना, आपको बाल आपको महसूस होंगे, ठीक है? या आईना में देख लेना, बाल दिखाई पड़ेगा। तो वो वेस्टिब्यूल वाला हिसाब है, जिसे हम कहते हैं प्रघ्राण कहते हैं, ठीक है? अब ये आगे जाकर यहाँ पर इसी प्रांगण के पीछे में मौजूद होता है ओल्फैक्टरी रीजन, जिसे हम कहते हैं घ्राण क्षेत्र। यानी कि जब वायुमंडल में खुशबू वाली चीजें या दुर्गंध वाली चीजें कण मौजूद होते हैं, तो वो पहुंचता है जैसे ही घ्राण वाले क्षेत्र में, तो आपको सेंस तुरंत पता चल जाता है कि बदबू वाली है, खुशबू वाली है, खट्टा है, मीठा है, किस प्रकार के गंध हैं, वो सारे चीजों का गंध कहाँ से पता चलता है? ओल्फैक्टरी रीजन में। और यही ओल्फैक्टरी रीजन हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। ये देखिए, ये है ओल्फैक्टरी वाले रीजन। ये रहा ओल्फैक्टरी रीजन। ये हमारा पूरा का पूरा क्या था? तो ये आपको जो हल्का-सा पिंक दिखाई दे रहा है, इसको हमने नाइजल कैविटी कहा। ये होल आपको दिख रहा है, जिसे हमने नॉस्ट्रिल्स कहा या नेयर्स कहा यानी नसा छिद्र कहा। यहीं पर मौजूद होता है, यहाँ पर इसके अंदर में वेस्टिब्यूल, जहाँ पर बाल उपस्थित होते हैं। और यही इसी के पीछे में क्या है? ओल्फैक्टरी रीजन मौजूद है, जहाँ पर हमें सेंस यानी कि खुशबू, बदबू ये सारी चीज़ों की पहचान होती है। इसके आगे जाएँगे तो यहाँ पर मौजूद क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि एपिथेलियम टिश्यूज़ मौजूद होता है। एपिथेलियम टिश्यूज मौजूद होता है और इसी एपिथेलियम टिश्यूज के पास मौजूद होते हैं गॉबलेट सेल या म्यूकस मेम्ब्रेन। और यही गॉबलेट सेल या म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है म्यूकस द्रव्य। और म्यूकस द्रव्य क्या करता है? हवा में नमी मिला देता है, यानी कि नमी युक्त वायु को कर देता है। और जितने सारे वायु में गंदगी थे, यानी जो छोटे छोटे गंदगी थे या बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी ऐसे कोज थे, ऐसे कारक थे जो हमें क्या करता, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह था, तो उसको यहाँ पर छान देता है। और वही धीरे-धीरे गंदगे निकलते हैं तो नाक में जमा होता है, उसको हम क्या करते हैं? हाथ लगाकर निकालते हैं और उसको गोली बनाते हैं, ठीक है? सबने किया होगा, हँसना बिल्कुल नहीं, लाज-शर्म कुछ नहीं, हमने सारी चीज़ पढ़ाया है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएँगे तो इसके पीछे में मौजूद होता है छोटी-छोटी, पतली-पतली रक्त केशिका मौजूद होते हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद होता है। इस वजह से जब गर्मी के मौसम में आपको देखा होगा कि गर्मी के मौसम में आपको ब्लड आ जाते हैं, किसके वजह से? इसी कैपिलरीज़ के। ये कैपिलरीज़ क्या होते हैं? फट जाते हैं। ये कैपिलरीज़ क्या होते हैं? फट जाते हैं। जब वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल का जो दाब होता है वो कम होता है और हमारे अंदर का दाब अधिक हो जाता है। इस वजह से ये कैपिलरीज़ क्या हो जाता है? फट जाते हैं और हमारे नाक से ब्लड आने लग जाते हैं। ये जो नेज़ल कैविटी है वो आगे जाकर मिलता है कहाँ पर? तो आप कहेंगे फेरिंक्स के पास। और ये फेरिंक्स जो होता है बकल कैविटी और नेज़ल कैविटी दोनों का एक कॉमन पासेज होता है, कॉमन रास्ता होता है। यानी खाना भी आकर मिलेगा कहाँ पर? फेरिंक्स के पास। साँस भी लेंगे तो वायु भी आकर कहाँ मिलेगा? फेरिंक्स के पास। बात क्लियर है? अब ज़रा सोचो, ऐसा तो नहीं होता कि खाना खा रहे हैं और साँस नहीं ले रहे हैं। खाना खाते समय साँस भी तो लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो दोनों आकर कहाँ मिलता है? फेरिंक्स के पास मिलता है, जिसे हमने ग्रसनी नाम दिया। ठीक है? चलो, अब हमने ग्रसनी बनाया तो ये ग्रसनी क्या है? ग्रसनी से जैसे ही वायु और फूड दोनों आते हैं तो ये आगे जाकर थ्रोट रीजन के पास 2 हिस्सों में बँट जाता है। थ्रोट रीजन यानी कि कंठ वाली जो हिस्सा है, यहाँ पर जो कंठ दिखाई देता है, यहाँ पर जो हिस्सा है,
यहाँ पर आकर दो हिस्सों में बट जाते हैं। दो हिस्सा में बटा तो एक हिस्सा कहलाता है विंड पाइप और एक हिस्सा कहलाता है फूड पाइप। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप में जाता है और जब नहीं खाते हैं यानी जब सांस लेते हैं तो चला जाता है विंड पाइप में। विंड पाइप के ऊपर में फेरिंग्स के नीचे और विंड पाइप के ऊपर एक मौजूद होता है फेलेप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी एक सीधी सी बात समझो कि ढक्कन मौजूद होता है, जिस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिक्स। ठीक है, और उसके नीचे होता है ग्लोटिस जिसे हम कहते हैं कंठ द्वार, यानी इसी कंठ द्वार से होकर हवा अंदर प्रवेश करेगा। बात क्लियर है? एपिग्लोटिस का कार्य क्या है कि भोजन को विंड पाइप में जाने से रोक देना, विंड पाइप को अंदर जाने से रोक देना। ठीक है, अब जैसे ही हमने आगे बनाया तो ये हमारा एपिग्लोटिस था, ये ग्लोटिस था और ग्लोटिस के नीचे मौजूद है लेरिंग्स। लेरिंग्स किसे हम कहते हैं? जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से आवाज उत्पन्न होता है, यहीं से हमारी वॉइस निकलती है, इस वजह से इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पीला कलर का जिसे हमने नाम दिया है वोकल कोड, यानी इस लैरिंग्स में ही मौजूद होता है वोकल कोड और वोकल कोड से जब हवा अंदर प्रवेश करता है तो इसमें कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है इसमें, जिस कारण से आवाज निकलने लगता है, आवाज उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से नीचे जब चलेंगे तो यहाँ से ट्रैकिया बन जाता है। ये ग्रीन वाली जो हिस्सा है ये ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया में आप सी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा जिसे हम कहते हैं अपूर्ण बलय। इसका कार्य ये किसका बना होता है? ट्रैकिया जो होता है वो बना होता है मांसपेशियों का। इसका कार्य होता है यांत्रिक सपोर्ट देना, यांत्रिक सपोर्ट देना इसका कार्य होता है, क्योंकि ये पूरी तरीका से पचकने और ताकि पूरा ना पचके और पूरा फूल भी ना जाए, इस वजह से। अच्छा, ये बना किसका होता है? तो बना होता है, ध्यान रखिएगा कि ये जो सी शेप में जो होता है स्ट्रक्चर, ये जो अपूर्ण बलय है ये बने होते हैं कार्टिलेज के। उपास्थि का बना होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अपूर्ण वलय जो होता है किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। उसके बाद जैसे ही हमने ट्रैकिया बनाया तो ट्रैकिया में ध्यान रखिएगा कि ट्रैकिया का कभी कभी लंबाई भी पूछ देता है, तो लंबाई इसका ध्यान रखिएगा कि 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। और कभी भी इसका अगर व्यास पूछ दे तो व्यास 16 mm होता है, 16 mm इसका व्यास होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि ट्रैकिया की जो मोटाई, ट्रैकिया की जो व्यास होती है, व्यास हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसके व्यास होती है 16 mm और इसकी लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये ट्रैकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिससे म्यूकस द्रव्य निकलता है। इसमें और भी जो कॉज बच गए और भी जो गंदगी बच गया, जो धूलकण बच गए, वो यहाँ पर आकर छन जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आकर छन गए तो ये आगे जाकर ट्रैकिया दो हिस्सों में बट जाता है। ट्रैकिया को हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। ट्रैकिया दो हिस्सों में बट गया वक्ष गुहा के पास आकर। अब ये वक्ष गुहा में आकर ट्रैकिया दो भागों में बटा, जिसे हमने कहा ब्रोंकाई, जिसे हम हिंदी में श्वसनिया भी कहते हैं। ब्रोंकाई आगे जाकर और भी छोटे-छोटे ब्रांचेज में टूट जाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस, और ब्रोंकियोलिस में मौजूद होता है छोटी-छोटी स्ट्रक्चर, आपको गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान दें, हालांकि अगले क्लास में आपको समझाएंगे यहाँ पर कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, ये प्लूरा मेम्ब्रेन से ये प्रोटेक्ट रहता है हमारा फेफड़ा। क्या ये बात क्लियर है? तो आगे चल के जब हम फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा श्वसन मार्ग था। श्वसन मार्ग में हमने पूरी तरीका से नसा छिद्र यानी नाक के बारे में कंप्लीट किया। नाक से जैसे फेरिंग्स में आया तो फेरिंग्स को कंप्लीट किया। फेरिंग्स से जैसे ही नीचे गए तो हमारा लैरिंग्स आ गया, तो लैरिंग्स को भी कंप्लीट किया। उसके बाद ट्रैकिया भी कंप्लीट किया। ट्रैकिया से फेफड़ा भी हमने कंप्लीट कर लिया। फेफड़ा कितने होते हैं? दो ही
होते हैं, ये सारे चीज़ के अगले क्लास में हम लोग और भी अच्छे ढंग से चर्चा कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको और भी किस चीज़ों की आवश्यकता है, कौन-सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और किस टॉपिक में आपको समस्या होती है, वो टॉपिक को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस कांसेप्ट का, इस क्लास का अच्छे ढंग से रिवीजन करें, अपना नोट्स को तैयार करें ताकि आपका अंत समय में ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं।